ज्ञान दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वो चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं वही वो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आपको समय नहीं ख़राब करना चाहिए। आप अपना खुद का नोट्स बनाइए और नोट्स कभी किसी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रही होगी। जी जी, मेरी पत्नी भी इसी क्षेत्र से हैं और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड एपीओ का इंटरव्यू उन्होंने भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका चयन नहीं हो पाया। और एक अच्छी एस्पिरेंट है वो भी, और आई होप उनका भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे तैयारी के पीछे। जो भी काम था, जो भी जिम्मेदारियां थी घर की, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली ही। साथ में कोर्ट में जो मेरे केसेज वगैरह थे, मेरे एब्सेंस में वो देखा करती थी। और आज भी अगर मैं कोर्ट नहीं जा पाता हूँ तो उसको जिम्मेदारी से वो देख लेती हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जो मेरा समय बचा वो मैंने अपने तैयारी में लगाया। नमस्कार, दर्पण न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। हमारा खास एपिसोड सफल योद्धा में आप सभी का स्वागत है। इस खास एपिसोड में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जिनका नाम है नवीन मिश्रा जी। नवीन मिश्रा जी ने अपने संघर्षों के बदौलत एक साथ 2 राज्यों में सफलता हासिल की है। एपीओ के पद पर चयनित हुए हैं और वो भी 2 राज्यों में। पहला है उत्तराखंड और दूसरा है झारखंड। आज हम आप ही से जानेंगे आपके सफलता की कहानी, आपकी ही जुबानी। जानेंगे कि आपने कैसे अपने संघर्ष से अपने इस सफलता को पाया और इसके पीछे कितना संघर्ष किया आपने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के इस खास एपिसोड सफल योद्धा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए, सोशल मीडिया पे खंगाला आपका इंटरव्यू, तो उसमें मिला कि आप एक इंटरव्यू में बता रहे थे, और जैसा कि आपका ड्रेस कोड भी बता रहा है कि आप वकालत करते हैं, आप पेशे से वकील हैं। और फिर दूसरी बात मैंने नोटिस की तो आपकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, पारिवारिक हैं आप। इस बीच इसके बाद भी आपका ये सफ़र जारी रहा पढ़ाई का और आपने इस मुकाम को हासिल किया। इसके पीछे का राज क्या है और कैसे आपने किया? जी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगा इसको। देखिए, हर एक अभ्यर्थी के मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि किसी भी सेवा में वो जाना चाहता है तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि वो उस पद पे पहुँचे। लेकिन कहीं ना कहीं उस सोच को मूर्त रूप देने के लिए ये आवश्यक है कि आप उस इच्छा शक्ति को मूर्त रूप देने के लिए आप समय दीजिए उस पर और ईमानदारी से उस पर काम कीजिए। और ऐसे में मेरे लिए बहुत कठिन विषय ये रहा कि चूँकि मैं प्रैक्टिस में था, एलएलबी करने के बाद से वकालत पेशा मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और मैंने ज्वाइन किया गोरखपुर सिविल कोर्ट। और इसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू मेरी चलती रही और शादी भी हो गई मेरी। लेकिन मेरे मन में ये लक्ष्य था कि मैं अपने इस जीवन को कहीं ना कहीं एक ऐसे सार्थक मुकाम तक पहुंचाऊं जहां पे मैं लोगों के साथ जुड़ के उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो मेरी इस पढ़ाई, मेरी इस योग्यता का सबसे बेहतरीन उपयोग मेरे इस क्षेत्र में रहा, जिसको मैं कंपटीशन के थ्रू मैं आज इस पद पे पहुंचा हूं, सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे आप एपीओ कह सकते हैं। एपीओ के पद पे मेरा चयन 2 राज्यों में हुआ है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि इस पद पे जो एक कार्यशैली होती है एक अधिकारी की, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर रोल एक अधिवक्ता के रूप में लोगों की समस्याओं का और लोगों को न्याय दिलाने का और उनकी आवाज़ को न्यायाधीश के कान तक पहुंचाने का, ये मुख्य रोल होता है। तो ऐसे में जो ये मेरा पेशा था, इससे भी कहीं ना कहीं मुझे एक बल मिला। और साथ में मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे मित्रों का पूरा सहयोग था। वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि आप तैयारी में लगे रहिए और आपका सिलेक्शन एक दिन होगा। तो ऐसे में मैं अपने दायित्वों को निभाने के लिए कचहरी भी ज्वाइन किया और कचहरी करते हुए अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। थोड़ी सी दिक्कतें शुरुआत में आई कि पढ़ाई के लिए समय मुझे कम मिल पाता था। तो ऐसे में मैंने रात्रि के समय का चुनाव किया। दिन में कचहरी से जुड़ के अपने दायित्वों का, अपने क्लाइंट के प्रति जो मेरे दायित्व थे एक अधिवक्ता के रूप में, मैंने उसे पूरा करने का प्रयास किया। और रात्रि में मैंने अपने सपने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उस समय को निर्धारित किया और लगभग 11 बजे से लेकर के रात्रि 2:30 से 3 बजे का जो समय होता है, मैंने उस समय को अपने लिए चुना, क्योंकि यही एक ऐसा समय था जो केवल और केवल मेरा था। दिन में अपने दायित्वों के लिए कचहरी हो या घर की जिम्मेदारियां हो या जो भी कोई व्यक्ति है समाज से जुड़ा है, उसकी कुछ दैनिक आवश्यकताएं होती हैं,
जिनमें वो अपने समय को जाया करता है। तो ऐसे में अगर खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारी है तो वो पूरा करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है, और अगर लक्ष्य आपका है तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी है। तो ऐसे में जो रात्रि का समय था मेरे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ, और दिन में मेरी जिम्मेदारियां नहीं प्रभावित हुईं, और रात्रि में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, समाज से या किसी रिश्तेदार से या किसी मित्र से किसी प्रकार का कोई तनाव भी नहीं हुआ। कोई ये नहीं कहने पाया कि आप मुझे समय नहीं देते हैं अपनी तैयारी को लेकर के। तो दोनों चीज़ों में सामंजस्य बिठाने का जो दायित्व था वो मेरा ही था। आपने बीच का रास्ता निकाल लिया कि दिन में अपने पेशे पे रहेंगे और लोगों को समाज में समय देंगे, और रात को जो बचता है वो। जी बिल्कुल, मैंने बीच का ही रास्ता निकालना बेहतर समझा। और शुरुआत में काफ़ी कठिन था मेरे लिए कि एक अभ्यर्थी के तौर पे कहीं ना कहीं जो परीक्षाओं की स्थिति है और परीक्षा पद्धति है, काफ़ी उसमें चेंजेज आ रहे हैं, जिससे आपको हमेशा अपडेट रहना है। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, PCS का हो, या ला क्षेत्र का एग्ज़ाम हो, जैसे न्यायाधीश का और APO का, तो ऐसे में आपको उस क्षेत्र से अगर जुड़े रहना है और उस क्षेत्र में बराबर प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करके आपको अगर उच्च स्थान प्राप्त करना है तो उस फील्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए और उस फील्ड से बराबर जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसे में कचहरी करते हुए मैंने प्रतिदिन नई चीज़ों को कोर्ट में सीखा, केस लॉज वगैरह, रूलिंग वगैरह मैंने वहाँ से सीखी। उस चीज़ों का प्रयोग मैंने अपने आंसर राइटिंग में किया मेंस में। और प्री के लिहाज से भी, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो परीक्षाएं 3 चरण में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इसके बाद अंतिम परिणाम आता है चयन का। तो प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में जो भी सब्जेक्ट के मेरे पेपर थे, GS के पेपर थे, उसमें कहीं ना कहीं कचहरी का भी काफ़ी रोल ये रहा कि जो मैंने रूलिंग, केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट के पढ़े, वो बतौर क्वेश्चन अगर आते थे तो वो गलत नहीं होते थे। मेंस के पेपर राइटिंग में भी इन केस लॉज का उल्लेख करके मुझे अच्छा नंबर मिला। और साक्षात्कार के समय मुझे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला अपने कोर्ट के प्रैक्टिस से, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीशों के सामने किसी मामले को रखना, बहस करना, उनसे आर्डर पास कराना, तो ऐसे में कोई झिझक मुझे नहीं हुई। प्रैक्टिकली आप पहले से उसमें? जी, प्रैक्टिकली तौर पे मैं उसके लिए तैयार था। बस अंतर ये था कि यहाँ पे खुले कोर्ट में चीज़ें थी और वहाँ एक इंटरव्यू पैनल के सामने था। हालांकि दबाव तो फिर भी रहता, लेकिन फिर भी अगर आप में कॉन्फिडेंस है और चीज़ों को आप बेहतर से समझते हैं तो ऐसी कोई चुनौती, ऐसी कोई बाधा नहीं इसको आप पार ना कर पाएँ, मेरा ऐसा मानना है। सर, इस समय का जो दौर है आधुनिक युग में, जब युवा कोई तैयारी करता है और खासकर गांव से निकला हुआ एक युवा आके तैयारी करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद अपने आप को नहीं चला पाता है आगे। मान लीजिए एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे अटेम्प्ट में, तो उस समय वो युवा क्या करे, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि वो युवा कैसे अपने आप को मोटिवेट करे और उस पर फोकस करे। जी बिल्कुल, मैं ऐसे सभी एस्पिरेंटों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी परीक्षा का अगर कोई नकारात्मक परिणाम आता है तो इससे निराश होने की या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर अपनी गलतियों को पहचानें कि आपसे गलतियाँ क्या हो रही हैं। अगर विषयबद्ध पेपर है तो आप ये देखिए कि किस विषय में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, किस विषय में आपका कम है, उसको आप नोट डाउन करिए और उन चीज़ों पे मेहनत करिए। देखिए, नकारात्मक परिणाम भी कहीं ना कहीं आपको एक अनुभव देता है, जिससे आप भविष्य में होने वाली गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और 1 परिणाम, 2 परिणाम या 3 परिणाम नकारात्मक अगर आते हैं तो भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करें, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसकी पूरी समझ करने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपने आप को और ऊपर ले जाएं तैयारी के क्षेत्र में। नित नई चीज़ों को देखें, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और अपने विषय पे पूर्ण ध्यान दें। GS का अगर पार्ट है अगर पेपर में तो उस पर भी फोकस करें आप, उसके लिए बेहतरीन किताबों का चुनाव कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी कार्य या कोई चुनौती आपके तैयारी के क्षेत्र में बाधा नहीं बन सकती जब तक कि आपका स्वयं का मन आपको भ्रमित ना करे। तो अनावश्यक किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है कि आपका चयन नहीं हो रहा है, आप निरंतर फेल हो रहे हैं। ऐसी किसी भी बात को आप अपने मस्तिष्क पे हावी मत होने दें, अपने आप में ऊर्जावान रहें। और ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा हो तो कोई मूवी वगैरह अच्छी देख लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बरतें। मेरा ये मानना नहीं कि आप 10 से 12 घंटा पढ़ें, पर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3 से 4 घंटे का अध्ययन कम से कम एक अभ्यर्थी के लिए होना चाहिए, ताकि आप बेहतर समझ अपने आप में विकसित कर सकें। क्योंकि इन समझ की असली परख साक्षात्कार में होती है और चीज़ों को आपसे अच्छे तरीके से वो उम्मीद रखते हैं।
और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इसका काफ़ी रोल आपके सिलेक्शन में होता है। तो कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम को ईमानदारी से करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। अच्छा, एक चीज़ हमने और भी पाया है आज के युवा में कि वो अपना खुद का नोट्स बनाने में कतरते हैं, मतलब कोताही बरतते हैं कि अपना खुद से एक अलग नोट्स बनाएं और वो तमाम सोशल में उस पे प्लेटफॉर्म पे जाके नोट्स लेते हैं। तो क्या उनके लिए उसमें से कौन सा सही रहेगा कि उन्हें खुद नोट्स बनाना चाहिए या ऐसे ही सहारा लेना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा कहीं भी मिल रही हो उसका कहीं ना कहीं उपयोग है, लेकिन चुनाव आपको करना है। आजकल यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे सब्जेक्टों पे वो अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वो चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं वही वो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आपको समय नहीं ख़राब करना चाहिए। आप अपना खुद का नोट्स बनाइए और नोट्स कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपका खुद का हो। और इसका फ़ायदा यह है कि अंतिम समय में जब आपके पास समय कम रहता है विषय को रिवाइज करने के लिए तो नोट्स काफ़ी उपयोगी होता है। और जहाँ तक रही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात, तो करंट वगैरह के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता हो। मंथली कोई पत्रिका 1-2 ले सकते हैं। बस इन चीज़ों के भटकाव से बचें कि कौन क्या आपको कह रहा है, तय आपको करना है। चीज़ें नहीं बुरी होती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये आपको तय करना है। मैं फिर से यही कहूँगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जिसकी आपको समझ है, उस पे आपको कोई ऑनलाइन कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उसके लिए आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपने बुक पे करें। और अगर समझ आपकी उस पर्टिकुलर मैटर पे हो जा रही है, किसी भी पॉइंट पे हो जा रही है, किसी सेक्शन पे, उसका आप एक नोट बना लें, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और कहीं ना कहीं जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे या किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है तो नोट्स का एक इम्पॉर्टेंट रहता है रोल उसमें, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपने कौन से ऐसे बुक्स हैं या कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे पढ़ाई की कुछ साझा कीजिए जिससे हमारे दर्शक जो युवा हैं वो उसमें उनको सहूलियत मिले? जी देखिए, चूँकि मैं एक लॉ एस्पिरेंट रहा हूँ, न्यायाधीश और एपीओ ही मेरा एम था, जिसमें ईश्वर की कृपा से एपीओ के पद में मैं चयनित हो चुका हूँ 2 राज्यों में। और आगे प्रगति के लिए मैं न्यायाधीश पद पर जाने के लिए आकांक्षी और मेहनत भी कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि करंट की मैगजीन के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल की ईयर बुक आती है, क्रॉनिकल की मंथली आती है, उसको आप ले सकते हैं। और सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं और बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट पे पकड़ होनी काफ़ी ज़रूरी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास होंगे, मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका तभी मिलेगा। तो बेयर एक्ट और घटना चक्र, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 1 से 2 बार आप उनको सॉल्व करें। और इसके अलावा अगर आपने उस विषय की, जैसे प्रत्येक राज्यों में सिलेबस होता है कि किस राज्य को आप बतौर लक्ष्य आप जहाँ पेपर देना चाह रहे हैं, हर राज्य का अपना एक अलग सिलेबस है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्टों का चुनाव करके और उस पे जो भी किताबें आपके पास हैं उसमें से कुछ पॉइंट को देखिए। सारी किताबों में सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि आप पहले ये छांट लें कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, इससे आपकी पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है। तो फिल्टर कर लें आप अपनी चीज़ों को, बिल्कुल सिलेबस को फिल्टर कर लें। प्रीवियस ईयर के साल पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको देख के आप पर टॉपिक आप नोट्स बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं 2 मिनट एक सब्जेक्ट को लूँगा एक्सेप्शन के लिए, से आईपीसी का है, भारतीय दंड संहिता। इसमें आप जब सॉल्व करेंगे पेपर तो आपको लगेगा कि जनरल एक्सेप्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफेमेशन से कितने आ रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनसे कितने आ रहे हैं, शरीर या संपत्ति के प्रति जो अपराध हैं उनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी तैयारी आसान हो जाएगी और आप उस टॉपिक को फोकस करके अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो समय बचेगा, तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। और कभी भी बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हैं, एकेडमिक लेवल की हैं, उनको आप करिए, वो सफिशिएंट है। और बेयर एक्ट मस्ट है, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मिश्रा जी, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब आते हैं आपके पर्सनल जीवन पे। तो आपकी शादी कब हुई और आप अपने शादी के साथ साथ पढ़ाई और उसके बाद पर्सनल ज़रूरतें भी होती हैं, उसको कैसे आप मैनेज करते थे? मान लीजिए ससुराल जाना हुआ या और रिश्ते हुए या कुछ और हुआ, तो आप उसे कैसे मैनेज करते थे? ये भी दर्शकों को बताना ज़रूरी है। देखिए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक, जो शादीशुदा है उसकी भी और जो नहीं है उसकी भी।
तो ऐसे में जब शादी मेरी हो गई थी 2019 में ही, और सिलेक्शन मेरा 2023 में हुआ। तो इन 3-4 सालों के बीच का जो दौर रहा वो काफ़ी संघर्षमय भी रहा और काफ़ी कुछ मुझे जीवन में सिखाने वाला भी रहा। मेरे परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा इस मामले में। कभी भी मुझे पैसों की और किसी चीज़ की मानसिक रूप से जो एक मिलना चाहिए संबल, कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई। मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए मैंने कोर्ट ज्वाइन किया। कोर्ट में मैंने काम करने का तरीका सीखा, केसेस कैसे लड़े जाते हैं, फाइल कैसे होते हैं, केसेस कैसे बनाए जाते हैं। इससे मुझे सीनियर से भी कुछ पैसे मिलते थे और कुछ अपने जो क्लाइंट थे मेरे, कुछ केसेस हुए थे उससे भी फीस वगैरह मिल जाती थी। तो ये सब चीज़ें चलती और रहती। ये भी देखा है कि हमने फ़िल्टर किया तो पाया कि मैम भी इसी पेशे में हैं, तो ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी रही होगी। जी जी, मेरी पत्नी भी इसी क्षेत्र से हैं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड एपीओ का इंटरव्यू उन्होंने भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका चयन नहीं हो पाया। और एक अच्छी एस्पिरेंट है वो भी, और आई होप उनका भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे तैयारी के पीछे। जो भी काम था, जो भी जिम्मेदारियां थी घर की, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली ही। साथ में कोर्ट में जो मेरे केसेस वगैरह थे, मेरे एब्सेंस में वो देखा करती थी। और आज भी अगर मैं कोर्ट नहीं जा पाता हूँ तो उसको जिम्मेदारी से वो देख लेती हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जो मेरा समय बचा वो मैंने अपने तैयारी में लगाया। मतलब वो पारिवारिक सहयोग तो करती थी, सामाजिक सहयोग भी कर देती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इससे कहीं बढ़ करके उन्होंने मानसिक सहयोग मेरा किया है, ताकि मैं निश्चिंत भाव से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखा। अध्ययन मेरा अच्छे से हुआ और परिणाम सकारात्मक रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक स्त्री का जीवन में योगदान होता है, तो योगदान ही नहीं होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, और इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और अगर हम सफ़र ऐसा हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, नसीबों वालों को ही ऐसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप थे नवीन मिश्रा जी, जिन्होंने अपने संघर्षों की कहानी अपनी ही जुबानी बताई और तमाम ऐसे टिप्स बताए कि जिससे आज के अभ्यर्थी उसको फॉलो करके और अपने तैयारी में कितनी सरलता से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आगे बने रहिए, हमारे ऐसे ही एपिसोड में आप बने रहिए। आगे हम और सफल योद्धा के कार्यक्रम में जो सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, सफलता के मुकाम को पा चुके हैं, ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी।